everyone, my name is Praful Gupta and I welcome you all in your channel Physics Talk। आज के इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और इसके लिए जो डेरिवेशंस हैं उसको हम कैसे एकदम आसान भाषा में कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। जैसा कि पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब कि दो चार्जों से बना एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज निगेटिव हो और दोनों चार्ज एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर सिचुएटेड हों। ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच फाइनाइट डिस्टेंस r है। ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं, +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 मिलीमीटर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक और एग्जांपल देखिए, 5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, इनके बीच की डिस्टेंस 1 माइक्रोमीटर। ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों के बीच कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होती है। अगर हमें एक एग्जांपल लें कि 5 माइक्रोकूलम और यहां पर हमने रख दिया 6 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम और इनके बीच की दूरी हमने कर दी 10⁻⁻6 मीटर। तो क्या ये एक डाइपोल है? नहीं, ये एक डाइपोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर 6 माइक्रोकूलम है। चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसलिए यह एक डाइपोल नहीं है। डाइपोल में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्लियर? अब फिजिक्स में हम लोग दोनों चार्जों के बीच की दूरी को हम r नहीं कहते। फिजिक्स में हम इन दोनों चार्जों के बीच एक सेंटर मानते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक सेंटर है O और इस सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की दूरी को a कहते हैं, कहीं कहीं L भी कहा जाता है, और सेंटर से माइनस चार्ज की दूरी को हमने a कह दिया। तो इस a और a से यहां तक की जो टोटल लेंथ बनी वो 2a बनी और इस 2a को हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ। तो दिस इज द डाइपोल लेंथ, 2a इज द डाइपोल लेंथ। कहीं कहीं 12 भी लिखा रहता है, तो आप इससे परेशान ना होइए। तो फिजिक्स में दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज के बीच हम एक सेंटर मान लेते हैं और सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की दूरी को हमने a कह दिया और सेंटर से निगेटिव चार्ज की दूरी को हमने a कह दिया। और जब हमने दोनों चार्जों के बीच की दूरी देखी तो हमें 2a मिली। तो 2a क्या हो गई? डाइपोल की लेंथ है। क्लियर? अब हमने एक समझा क्या? हमने ये समझा कि ये जो डाइपोल होता है ये दो चार्जों का एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम की स्ट्रेंथ होगी, इस सिस्टम की स्ट्रेंथ होगी और इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। यानी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इट इज द क्वांटिटी, यह एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज द क्वांटिटी विच मेजर, जो मेजर करती है, विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, जो डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करती है। इट इज द क्वांटिटी या इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, जो डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। क्लियर?
तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड नंबर, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंड इसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगी, यानी कि जो p की डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे बताया जाता है? इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट इज गिवन बाय P is equal to 2a into Q। 2a into Q। 2a क्या है? 2a डाइपोल की लेंथ है और Q क्या है? चार्ज है। तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू डाइपोल लेंथ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। डाइपोल लेंथ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। तो यहां पे हम लिखेंगे डाइपोल लेंथ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज तो यहां हमने लिखा P is equal to 2aq। सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन इन वेक्टर फॉर्म, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इन वेक्टर फॉर्म P वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर इंटू Q। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है। यहां पर लेंथ इनटू चार्ज है, तो यहां पर हम इसकी डाइपोल मोमेंट की जो एसआई यूनिट होगी वो कूलाम मीटर होगी। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। डाइपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। It is a vector quantity and its direction is from negative charge to positive charge and it is given by P is equal to 2a into Q. Its formula is dipole moment is equal to dipole length into magnitude of one charge. In vector form, P vector is equal to 2a into Q और इसकी SI यूनिट क्या होगी? कूलम into मीटर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डाइपोल क्या है। डाइपोल सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि डाइपोल के कारण अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोट करिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड at the midpoint of the dipole। डाइपोल के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग एकदम सिंपल तरीके से निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है, यहां पर प्लस चार्ज Q है और यहां पर माइनस चार्ज Q है। दोनों चार्ज के बीच एक सेंटर है। यहां से यहां तक की दूरी हमने a मान ली और यहां से यहां तक की दूरी हमने a मान ली। क्लियर? अब यहां पर ये जो डाइपोल का सेंटर है, ये सेंटर O है और इस O पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डाइपोल के कारण निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की एनालिसिस करेंगे। तो डायरेक्शन की एनालिसिस करने के लिए हम ये कहेंगे कि सिंस यहां पर पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, E प्लस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉइंट पर माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो माइनस चार्ज के तरफ होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस चार्ज की तरफ जो होगी वो E माइनस होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो माइनस चार्ज की तरफ जाती हैं, और जिस तरफ रेज जाएंगी वही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम समझते हैं। तो यहां पर इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और माइनस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कितना आ जाएगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लिखेंगे E नेट इज इक्वल टू E प्लस दैट इज पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस E माइनस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां रख देंगे और जोड़ देंगे। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर होती है। इसकी वैल्यू Q बाई R स्क्वायर। यहां पर R की जगह क्या है? यहां पर R की जगह A है, चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस A है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0 Q बाई A स्क्वायर प्लस, और निगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी 1/4πε0 Q बाई A स्क्वायर। अब दोनों क्वांटिटी सेम है, तो दोनों क्वांटिटी सेम है, इन दोनों क्वांटिटी को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/4πε0 2Q upon A square. This is the value of E net. This is the value of E net. और E net कहां पर? At the center of the dipole. तो center of the dipole, dipole के center पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 2Q upon A square होगी। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेक्टर नोटेशन लगाना पड़ेगा। अब ये बताइए कि अगर E प्लस भी इसी डायरेक्शन में, E माइनस भी इसी डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E नेट, और E नेट की डायरेक्शन आप सब क्या समझ रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ हो रही है, और आप जानते हैं कि जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो P की डायरेक्शन के अपोजिट है। इस वजह से हम यहां पर लिख सकते हैं E नेट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 2Q अपॉन A स्क्वायर P कैप। यहां पर जो हमने P कैप लगाया है ये केवल और केवल डायरेक्शन बताने के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट है। सिंपल, P कैप डाइपोल की डायरेक्शन बताएगा और माइनस ही बताएगा कि डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला एकदम आसान तरीके से हम ड्राइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि ये एक डाइपोल है, ये प्लस चार्ज Q, ये माइनस चार्ज Q, और ये डाइपोल का सेंटर से यहाँ की दूरी A और यहाँ की दूरी A होगी। मान लेते हैं ये एक डाइपोल है,
तो इस डाइपोल में डाइपोल लेंथ के अलोंग, ये जो लाइन है इस दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन है, डाइपोल लेंथ है, डाइपोल की लेंथ के अलोंग जो लाइन आगे जाएगी, ये जो लाइन जा रही है जो मैं डॉटेड से बना रहा हूं, इस लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं। तो ऐसी लाइन जो डाइपोल लेंथ के अलोंग होगी उसको हम एक्सियल लाइन कहेंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सियल लाइन। यह एक्सियल लाइन है, देख लीजिए ये एक्सियल लाइन है, ये भी एक्सियल लाइन है, ये इस साइड एक्सियल है और ये इस साइड एक्सियल। एक्सियल मतलब डाइपोल की लेंथ के अलोंग। और एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से जाए लेकिन डाइपोल के परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन कैसी लाइन है? ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से जाए और डाइपोल के परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे कि एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट सपोज करेंगे और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो मान लेते हैं यहां पर है माइनस चार्ज और यहां पर है प्लस चार्ज, और ये डाइपोल का सेंटर O है। सेंटर से यहां तक की दूरी हमने A मान ली और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मान ली A। ये हमने डिस्टेंस मान ली और इस डाइपोल के लिए हमने एक्सियल लाइन ड्रॉ कर दी। ये एक्सियल लाइन, इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया, मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो इसके लिए सबसे पहले पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से दूरी सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये दूरी r है। तो अगर ये दूरी r है तो सेंटर ये प्लस चार्ज और पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी? ये दूरी a और ये पूरी दूरी r, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस a होगी। और इस दिए गए पॉइंट से माइनस चार्ज की डिस्टेंस कितनी होगी? r प्लस a होगी। क्लियर? तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस बना लिया। इसके बाद ये देखिए कि इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के लिए किधर डायरेक्शन होगी? इस तरफ होगी। निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो निगेटिव चार्ज की तरफ होगी, इनवर्ड होगी। क्लियर? अब हमें निकालना है यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकलेगी? इसके लिए सबसे पहले आप पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के कारण यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये निकाल लीजिए। और ये निकालने के लिए फॉर्मूला आपको क्या पता है? पॉइंट चार्ज के कारण E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला आपको पता है। इसी फॉर्मूले का यूज यहां पर करिए और यहां पर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? E = 1/4πε0 Q अपॉन, और डिस्टेंस कितनी है? चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r माइनस a। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? r माइनस a का होल स्क्वायर। इसी तरह से E माइनस की वैल्यू निकालिए। तो E माइनस की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/4πε0 Q अपॉन चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी कि माइनस चार्ज और P के बीच की डिस्टेंस कितनी निकाला आपने? r प्लस a। तो यहां पर हम लिखेंगे r प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे ये बताइए कि A प्लस बड़ा है कि A माइनस बड़ा है? इसको इस तरह से समझेंगे। मान लेते हैं कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 10/2। तो 10/2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये हमने कहा 10/5 तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि अगर नीचे वाली संख्याएं, नीचे वाला नंबर छोटा है तो पूरा जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। तो r माइनस a छोटी वैल्यू है तो ये पूरी वैल्यू जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, और नीचे यहां पर r प्लस a बड़ा है तो पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों से हमने यह कंक्लूजन निकाला कि E प्लस की जो वैल्यू है वो E माइनस से बड़ी है। E प्लस की वैल्यू E माइनस से बड़ी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की पॉइंट से दूरी कम है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर यहां पर ज्यादा होगी। तो नेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? नेट निकालने के लिए, नेट वैल्यू निकालने के लिए ज्यादा में से कम को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर ज्यादा कौन है? E प्लस ज्यादा है।
इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे ई माइनस वाले को। अब वैल्यू जो आपने इसकी और इसकी निकाली थी इसको पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 क्यू, यहाँ पर छोटा क्यू लिखिए, ये छोटा क्यू है क्योंकि छोटा क्यू लेके चल रहा है तो छोटा क्यू लेके चलिए। यहाँ पर हमने लिखा क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 क्यू अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये वैल्यू किसकी है? ई नेट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फिर ई नेट इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन है q और 4πε0, तो हम कॉमन ले लेंगे q अपॉन 4πε0 और एक ब्रैकेट में हमें मिलेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग आगे देखिए, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई नेट हमको मिलेगा, ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 और इसको आप सॉल्व करेंगे इस वाले इसको। तो सॉल्व करेंगे तो नीचे हमें मिलेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर और ऊपर मिलेगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको आप खोल दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी के यहाँ से खुलेगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar और ये हो जाएगा माइनस, और ये वाला खोलेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ar, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर। इतना आपको मिल गया। अब देखिए क्या कट रहा है, r स्क्वायर यहाँ से कटेगा माइनस r स्क्वायर यहाँ से कटेगा माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर हमें मिलेगा 2ar और प्लस 2ar, तो हमें ऊपर मिल गया 4ar। तो ई नेट की वैल्यू हमको मिलेगी q अपॉन 4πε0 4ar अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका हम चेंज कर देंगे और कैसे लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे 1/4πε0 और इसको लिखेंगे 2aq, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2r, फिर अपॉन में r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर। 2aq को हम क्या लिखते हैं? 2aq, ये तो डाइपोल मोमेंट p के बराबर होता है, तो इस 2aq को p लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें मिलेगा 1/4πε0 2pr अपॉन, अब इसको अगर आप खोलेंगे r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का स्क्वायर तो आपको मिलेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपको ई नेट के लिए फॉर्मूला पता चल गया, यानी कि एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है और वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? जो ज्यादा होगा उस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? देखिए E प्लस ज्यादा है तो E प्लस की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और E प्लस की जो डायरेक्शन है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वास्तव में है किधर? दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, यहां आपको पता चल रही है। और माइनस से प्लस की तरफ किसकी डायरेक्शन होती है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाइपोल की डायरेक्शन के साथ है, यानी कि जो डाइपोल की डायरेक्शन है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 2p वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? इन वेक्टर फॉर्म भी आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें एक केस बन सकता है, फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन हो सकता है और फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन यहां पर हम सिंपल कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन ये कर सकते हैं कि अगर r की वैल्यू a की वैल्यू से बहुत ज्यादा हो, इफ r इज ग्रेटर देन a then a स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। तो a स्क्वायर और भी छोटा होगा और हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से a स्क्वायर को आप निग्लेक्ट कर दीजिए
तो r की पावर 2 यहाँ पर पहले से और होल पावर 2 लगी है, तो r की पावर टोटल क्या बन गई 4, r की टोटल पावर 4 बन गई। तो ई नेट हमें क्या मिलेगा, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r की पावर 4। यहां से एक पावर गई, यहां से एक पावर गई, तो यहां पर कितनी पावर बच गई, 3 पावर बच गई। तो ये हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब। ई नेट की वैल्यू हमें मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, या अगर आप इसको k कह दें तो ई नेट बराबर हमको मिल जाएगा 2pk अपॉन r क्यूब। 2pk अपॉन r क्यूब याद करने का तरीका है, 2pk अपॉन r क्यूब, k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pk अपॉन r क्यूब। तो एक्सियल पर अगर कोई पॉइंट है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जब a की वैल्यू दी हो, और अगर a की वैल्यू नहीं दी है तो सिंपली आप 2pk अपॉन r क्यूब लगा लीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पता करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसका डेरिवेशन एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए, तो हमारी हेडिंग अब रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है, ये डाइपोल हमने सपोज कर लिया यहां पर निगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल का ये सेंटर हमने बना लिया, सेंटर से यहां तक की दूरी a और a। अब डाइपोल का हम इक्वेटोरियल लाइन खींचेंगे, तो इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से, और इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट सपोज कर लिया जाए जिसको हमने कह दिया P, और इस P पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप पॉइंट और चार्ज के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करिए। तो यहां पर हमने माइनस चार्ज से पॉइंट को मिलाया और यहां पर हमने माइनस पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट को मिला दिया। तो इससे क्या हुआ, हमें चार्ज और पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो सेंटर है, सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कह देते हैं r, और चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हमने कह दिया x। क्लियर? सबसे पहले तो हमने सारी जो डिस्टेंसेस थी उसका नाम रख दिया। अब उसके बाद डायरेक्शन देखिए, तो पॉजिटिव के कारण जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और कैसे, जो लाइन और जो चार्ज और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन के अलोंग बाहर की तरफ, इस लाइन के अलोंग बाहर की तरफ ये होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। क्लियर? अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंक्लाइंड है, मतलब तिरछा है। अगर जैसे आपके पास कोई वेक्टर हो और वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल वेक्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट हॉरिजॉन्टली ले लेंगे, और अगर कोई वेक्टर पूरी तरह से वर्टिकल है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई वेक्टर ना ही वर्टिकल है ना ही पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है और वो इंक्लाइंड है, हल्का से तिरछा है, तो अगर कोई वेक्टर तिरछा है तो इसका दो कंपोनेंट काम करता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो इसका इसी तरह से यहां पर जो हमारा E प्लस है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो अगर हम मान लें कि ये एंगल, ये जो एंगल है ये थीटा है, तो इस E प्लस का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और इसको हम बस केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ये केवल हम समझाने के लिए कर रहे हैं, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हम इसका नाम रख दें P, Q, R और S, तो पहली बात कि PS बराबर है, ये दूरी बराबर है इस दूरी के, QR के। ये केवल समझाने के लिए है, आप एग्जाम में ये सब नहीं करेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे। तो PS जो दूरी है ये QR के बराबर है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हम यहां पर cos थीटा ले लें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस,
और बेस क्या है PQ, बेस है PQ, हाइपोटेनियस क्या है RP, तो हाइपोटेनियस RP है तो हमारा जो PQ मिलेगा, PQ बराबर हमें मिलेगा RP cos थीटा, और RP दैट इज ये वाला ये RP, और ये RP वास्तव में है क्या E प्लस, तो हमें जो PQ की वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी E प्लस कॉस थीटा, E प्लस कॉस थीटा, तो यानी कि PQ क्या है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिलेगा E प्लस कॉस थीटा, E प्लस कॉस थीटा, केवल आपको समझाने के लिए। और अगर हम यहीं पर साइन थीटा ले लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है QR, हाइपोटेनियस क्या है RP, तो QR बराबर क्या होगा QR बराबर RP साइन थीटा, RP कितना है E प्लस साइन थीटा, तो ये जो दूरी है वही दूरी तो ये वाली है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट कितना बन जाएगा, ये कंपोनेंट हमें मिलेगा E प्लस साइन थीटा। समझ में आ रहा है आपको, तो हमने कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाला है ये आप देख लीजिए। इसके बाद उसी तरह से ये नीचे आने वाले E माइनस के लिए भी यही कहानी होगी, ये x है और ये E माइनस है। इस E माइनस के लिए एक वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा E माइनस साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में काम करेगा जिस डायरेक्शन में ऊपर वाला कर रहा है, यानी कि E प्लस जो है E प्लस कॉस थीटा, और ये जो होगा ये E माइनस कॉस थीटा, और ये E प्लस कॉस थीटा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्लियर। अब मुझे ये बताइए सबसे पहले तो हम निकालें कि E प्लस वास्तव में है क्या। E प्लस की वैल्यू निकालिए तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन चार्ज और पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, चार्ज कहां है यहां पर है, पॉइंट ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई x हो गई, तो यहां पर E प्लस की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर। इसी तरह से हम E माइनस निकालेंगे, E माइनस हमें क्या मिलेगा, E माइनस मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू बराबर है, तो दोनों वैल्यू बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं E प्लस इज इक्वल टू E माइनस इज इक्वल टू E। ये मैग्नीट्यूड में ये वैल्यू E प्लस और E माइनस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, और इसको हम सिंपली E लिख सकते हैं। तो अब यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए कि जो E प्लस साइन थीटा है और ये जो E माइनस साइन थीटा है ये इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, एक वेक्टर ऊपर है और एक वेक्टर नीचे है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए यहां पर इन दोनों का प्रभाव यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, दैट इज ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन इस पॉइंट पर अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का प्रभाव है, और किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो यानी कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो केवल और केवल इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के कारण होगी, और ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से E नेट की जो वैल्यू होगी वो E नेट की वैल्यू E प्लस कॉस थीटा और प्लस E माइनस कॉस थीटा के बराबर होगी। अब देखिए आप कह रहे हैं कि E प्लस और E माइनस की वैल्यू जो है वो बराबर है, और इसको हम E के बराबर लिख सकते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं E cos थीटा प्लस E cos थीटा दैट इज इक्वल टू किसके, E नेट के। तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा, E नेट बराबर हो जाएगा 2E cos थीटा। E नेट बराबर हमें क्या मिलेगा, E नेट बराबर मिलेगा 2E cos थीटा, और वास्तव में E की वैल्यू है क्या, ये लिख दिया 2E की वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर है, E की वैल्यू पुट करिए Q बाई x स्क्वायर। अब उसके बाद cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर ये वाला ट्रायंगल देखें तो cos थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है a, हाइपोटेनियस क्या है x, तो cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं a अपॉन x। अब इसको रीअरेंज करके लिखिए 2qa, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq अपॉन x की पावर 3। अब यहां पर हमको E नेट की जो वैल्यू मिली, E नेट की वैल्यू मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x क्यूब, ये हम लिख सकते हैं P अपॉन x क्यूब। क्यों, क्योंकि 2aq को हम लिख सकते हैं P, ठीक है। अब यहां पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए x है हाइपोटेनियस
और हमें पता है बेस और परपेंडिकुलर, तो x की वैल्यू के निकालने के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2। एक्स क्यूब क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, यानी कि एक्स क्यूब की जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम उठा के यहां पुट कर देंगे, और यहां जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये हमें मिल जाएगी। अब चूंकि हमने मैग्नीट्यूड के लिए तो डेरिवेशंस कर लिया, अगर हमें इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो आप ये बताइए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, और चूंकि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है और डाइपोल की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अपोजिट है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये हमने टी वेक्टर लगा दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहला हो गया। दूसरा, अगर हम इसमें एक कंडीशन लगा दें कि इफ r इज ग्रेटर देन a, तो r a स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, a स्क्वायर को अगर हम निग्लेक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर a स्क्वायर निग्लेक्ट हो जाएगा तो p अपॉन r क्यूब मिलेगा। कितना मिलेगा, p अपॉन r क्यूब। इस कंडीशन में हमें ई नेट की वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर डेरिवेशंस हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।